चलिए इनको साथ में, हाँ बोलो बोलो बोलो, चलो मैं ही लिख देता हूँ, स्टार्ट करा जाए। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या कुछ चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, चलिए फ्रंट एंड का। अब फ्रंट एंड क्या होता है शायद जानती होंगी, नहीं, चलिए कोई नहीं। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस बनाया गया है, वो क्या है, फ्रंट एंड, सामने का हिस्सा जो यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए बनाया गया है। कुछ नहीं, वही बोले थे कि कोई आया नहीं था, पहुँच गया। कोई नई कैंडिडेट, हाँ कोई नई कैंडिडेट है, हाँ कोई नई कैंडिडेट है, एक डेमो के लिए बोली मैं। कब तक आओगे, हाँ कब तक आना, अच्छा मैसेज गया है बैंक का, अच्छा ठीक है देखते हैं। तो फ्रंट एंड कहने का मतलब वो हिस्सा, वो इंटरफेस जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है, वो क्या है, फ्रंट एंड है आपका। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप आते हैं यहाँ पे हबनेट के वेबसाइट के ऊपर अब ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फ्रंट एंड है। अब यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए बनाया गया है, यूज़र को कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए बनाया गया है। अब मान लिया जाए कोई यूज़र आता है हमारे साइट के ऊपर और अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहता है तो भी कर सकता है। अब कोई बंदा आता है, यह मुझे वर्कशॉप करना है फ्री का, तो यहाँ आकर के जैसे ही अप्लाई करेगा तो उससे सारा डिटेल लिया जाएगा और उस डिटेल के हिसाब से उसको अलग अलग तरह का मैसेज कन्वे किया जाएगा। तो क्या चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आता है हमारे वेबसाइट के ऊपर और वो वेरीफाई करना चाहता है, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहता है सपोज, तो यहाँ आकर के वो अपना क्या डालेगा, फ़ोन मोबाइल नंबर या क्या डाल सकता है। अब ये जो आ रहा है, ये जो अभी दिख रहा है मेरे को, ये क्या है, फ्रंट एंड। और ये फ्रंट एंड डिज़ाइन किसकी मदद से होता है, ये फ्रंट एंड डिज़ाइन किसकी मदद से होता है। तो फ्रंट एंड बेसिकली 3 चीज़ों से मिलके बना होता है आपका। फ्रंट एंड में सबसे पहले क्या चाहिए, एक लेआउट, एक स्केलेटन बनाना होगा। स्केलेटन जैसे मान लिया जाए आपके पास कॉपी है ना, अब इस कॉपी में यहाँ पे क्यों हेडिंग दिया गया है TCS का, यहाँ पे क्यों दिया गया है, फुटर दिया गया है, यहाँ मार्जिन क्यों दिया गया, कुछ एक लेआउट है इसका। अगर मुझे ऐसा ही कुछ अगर एक वेबसाइट में बना रहा हूँ तो इसमें आप देख रही होंगी कि ऊपर में क्या है, ऊपर में यहाँ पे नैब बार है, यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। आप बॉटम पार्ट पे आ रही हैं तो यहाँ पे फुटर में देख रही होंगी कुछ एड्रेस वगैरह है हमारा, है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ एक वेबसाइट का क्या लेआउट होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या स्केलेटन होगा, वो हम लोग किसके थ्रू डिसाइड करते हैं, HTML। क्या, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, HTML। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो HTML क्या करता है, क्या यूज़ है इसका, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या डिसाइड करता है, ले आउट डिसाइड करता है ऑफ वेब पेज। वेबसाइट के ऊपर जो पेजेस बने होते हैं वो क्या कहलाता है, वेब पेज। जैसे कि अगर आप होम पे जाएंगे तो होम का पेज दिखेगा, अगर आप अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट का पेज दिखेगा, स्टूडेंट पे जाएंगे तो स्टूडेंट का पेज दिखेगा। तो ये जितने भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप देखना स्लग चेंज होगा। जैसे अभी क्या है, हबनेट कोर्सेज है, अगर प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, प्लेसमेंट का आएगा। कॉन्टैक्टस पे जाएंगे तो कॉन्टैक्टस का पेज रेंडर हो रहा है, आई मीन ओपन हो रहा है। तो ये जो पेजेस बने होते हैं
को डिज़ाइन करने के लिए, उसका लेआउट डिज़ाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो कोर कंपोनेंट क्या है? HTML है। HTML के बाद हमें क्या चाहिए? इस CSS। क्या चाहिए? CSS किस पर्पज से यूज़ होता है? स्वामी बता सकती हो हम लोगों को? हाँ, डिज़ाइन के लिए। क्या बोलेंगे? स्टाइलिंग के लिए। क्या बोलेंगे? स्टाइलिंग के लिए। अब जैसे आप देखो ना, ये वाइट कलर में ही क्यों दिख रहा है? अगर मुझे इसका कलर चेंज करना हो, ये हाइट इसकी इतनी ही क्यों है, कम क्यों नहीं है? अब यहाँ जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो देख रहे हो अंडरलाइन इफेक्ट आ रहा है। तो ये इस तरह का जो भी एक्टिविटीज़ होता है, इट मीन्स कि कंटेंट कैसा दिखना चाहिए, कहाँ दिखना नहीं चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ये हम किसके थ्रू डिसाइड करते हैं? CSS के। इट मीन्स कि HTML में जितने भी हम लोग कंटेंट लगाएंगे, चाहे वो हमारा कंटेंट के रूप में क्या हो सकता है, हमारा आइकन हो सकता है, नैप बार हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, मैप हो सकता है, जितने भी तरह का हम लोग कंटेंट लगाते हैं, उन सारे कंटेंट की स्टाइलिंग किस में करी जाती है? CSS में। अब अगर हम चाहते ये हैं कि हम अपने वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाएं, डायनेमिक बनाएं, तो पेज को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए किसका यूज़ करा जाता है? जावा स्क्रिप्ट का। किसका यूज़ करेंगे? जावा स्क्रिप्ट का। तो नेक्स्ट क्या है? JS हम लोग बनाते हैं किसके लिए? डायनेमिक वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? जावा स्क्रिप्ट का। आप दुनिया का कोई भी वेबसाइट देख लो, हर वेबसाइट में आपको ये तीन चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। इवन आप पेज खुद बनाइए या जो बना बनाया टेम्पलेट होता है वो भी यूज़ कीजिए, उसमें भी आपको यही मिलने वाला है, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। फ्रंट एंड के थ्रू आपने क्या कर लिया? ये पूरा इंटरफेस डिज़ाइन कर लिया कंप्लीट। अब रही बात कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा आता है, अपना फ़ोन नंबर डालता है या अपना सर्टिफिकेट नंबर डालता है, जैसे ही सर्च करेगा तो इस बंदे का सारा डिटेल कहाँ होगा? कहीं रखा गया होगा सर्वर पे। तो सर्वर पे जहाँ डेटा रखा जाता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, उसको कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं उसे? डेटाबेस। और अगर किसी यूज़र ने वेबसाइट पे आकर के क्वेरी करा, उस क्वेरी को कहाँ तक लेके जाना? उस डेटाबेस सर्वर तक के लेकर के जाना, डेटाबेस सर्वर के ऊपर रिकॉर्ड को सर्च करना, और अगर रिकॉर्ड मैच करे तो उसको यहाँ पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फेच करके लाना और यूज़र को डिस्प्ले करना। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये है बैकएंड की। जैसे ही हमने सर्च पे क्लिक करा तो देखो, अगर ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो क्या आ रहा है? नॉट फाउंड। अगर वही रिकॉर्ड होता तो क्या आता? हाँ? क्या हो गया? हाँ, फिर आ जाता। तो सेकंड पार्ट क्या होता है अपना? बैकएंड का। और बैकएंड के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? पॉपुलरली अगर मैं देखूं, पॉपुलैरिटी के बेसिस पे तो सबसे ज़्यादा या क्या मिलेगा आपको बैकएंड में? PHP, क्योंकि बहुत ही ये सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको स्पेशली वेब डेवलपमेंट के लिए ही डिज़ाइन ही करा गया है। इसका कोई अदर यूजेस नहीं है एक्सेप्ट वेबसाइट। जैसे कि जावा का तो बहुत सारा यूज़ है, पाइथन का अलग अलग डोमेन में यूज़ है। उसी तरीके से क्या PHP का भी अलग अलग डोमेन में यूजेस है? बोलेंगे नो, इसका सिर्फ और सिर्फ वेब डोमेन के लिए इसको बनाया गया है। अब बैकएंड में हम लोग इसके अलावा क्या यूज़ करेंगे? अगर चाहे तो हम पाइथन भी, अब ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि एक वेबसाइट बना रहे हैं उसके बैकएंड में PHP भी यूज़ करें, पाइथन भी यूज़ करें। नो, नेवर। कोई एक ही यूज़ करेंगे, या तो हम PHP यूज़ करें या तो पाइथन यूज़ करेंगे। दोनों यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जावास्क्रिप्ट लवर हैं, तो बैकएंड में क्या यूज़ कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो मैक्सिमम बैकएंड के लिए PHP हम लोग यूज़ करते हैं। और लेकिन आज के डेट में जब ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे ऐसे आप प्लेटफॉर्म को देखते हो गए, इंस्टाग्राम जैसे, है ना, तो उसको किस में डिज़ाइन किया गया?
पाइथन, तो हम लोग पाइथन यूट्यूब वगैरह देखते हैं, उसमें भी मैक्सिमम पोर्शन पाइथन में लिखा गया है। तो हम लोग पाइथन को देखेंगे और पीएचपी को देखेंगे बैकएंड। मैं दोनों बताऊंगा यहाँ आप लोगों को पूरे डेप्थ में। पाइथन में हम लोग एक फ्रेमवर्क देखेंगे Django, जिसका यूज़ करके बहुत ही क्विकली हम किसी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को भी डेवलप कर सकते हैं। अब रही बात बैकएंड का क्या आवश्यकता था, ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं? बैकएंड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कोई एक्सट्रैक्ट करे, है ना, हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाया जाए, हमारा वेबसाइट का अपना एक डेटाबेस हो और उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को फेच करके पेज पे शो किया जाए। या अगर कोई आता है अपना मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया, अपना एडमिशन फॉर्म डाला, तो उसका सारा डिटेल हमारा कहीं तो प्रिजर्व करना होगा, तो कहाँ हम लोग स्टोर करेंगे उसके डिटेल्स को? डेटाबेस में। और ये काम हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं? बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पीएचपी हो, चाहे पाइथन हो या जावा स्क्रिप्ट हो। नेक्स्ट जो हमें करना होगा, जब हम लोग ये भी सीख चुके होंगे, एक चीज़ और पैरेलल ही सीखेंगे हम लोग। जब भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो पैरेलल हम लोग उसके फ्रेमवर्क को भी सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे CSS पढ़ रहे हैं, तो CSS का हम लोग एक फ्रेमवर्क देखेंगे। जैसे आज के डेट में बहुत ट्रेंड कर रहा है टेलविंड, आपने सुना होगा क्या? टेलविंड हो गया, एक बूटस्ट्रैप हो गया, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम CSS सीखेंगे तो CSS का एक फ्रेमवर्क भी सीखेंगे, और CSS का जो फ्रेमवर्क होगा बूटस्ट्रैप उसको नाम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रेमवर्क ऑफ CSS। तो या तो हम लोग बूटस्ट्रैप सीखेंगे या टेलविंड सीखेंगे। अब उसी तरीके से अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क कहना तो उसको सही नहीं होगा, लेकिन लोग आम बोलचाल में बोल देते हैं फ्रेमवर्क। तो जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत ही ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है, शायद आपने भी नाम सुना होगा, React.js। क्या सुना होगा? रिएक्ट। अभी रिएक्ट डेवलपर्स का बहुत ही अच्छा डिमांड है, बहुत ही अच्छा सैलरी भी कंपनी ऑफर करती है। तो जब हमें जावा अच्छे से आ जाएगा उसके बाद हम क्या सीख सकते हैं? React.js सीख सकते हैं। और React.js क्या है? आप फ्रेमवर्क कह सकते हो आम बोलचाल में, लेकिन ये फ्रेमवर्क नहीं है, एक्चुअली ये लाइब्रेरी है ऑफ JS। अब क्या होता है लाइब्रेरी, क्या होता है फ्रेमवर्क, इसको भी हम लोग पूरा माइन्यूटली देखेंगे एक एक पॉइंट्स को। लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? अब नेक्स्ट टाइम आप लोग किसी को बता पाओगे? उसी तरीके से Django अगर मैं सीखूंगा तो Django क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। अगर PHP सीखेंगे तो PHP का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको बोलते हैं लारावेल। क्या बोलते हैं? लारावेल। बड़ा भारी भरकम नाम है इसका भी। बैकएंड जब और फ्रंट एंड दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा तो यहाँ बीच में हमें एक डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा। जब तक डेटाबेस नहीं सीखेंगे काम अपना होगा नहीं, बिकॉज एक वेबसाइट पे जो भी विजिटर्स होंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उन सब का डिटेल तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा ना। अब स्टोर करके जहाँ भी रखते हैं हम, वो क्या कहलाता है? डेटाबेस। क्या? डेटाबेस। अब जब डेटाबेस की मैंने बात करी तो आप समझ लो डेटाबेस क्यों यूज़ किया जाता है। तो क्या बोलेंगे? टू स्टोर डेटा ऑफ वेबसाइट। अगर वेबसाइट के डेटा को हमें कहीं भी स्टोर करना हो तो कहाँ स्टोर करेंगे? डेटाबेस में। अब डेटाबेस में भी दो ऑप्शन आता है आज के डेट में, एक आता है SQL और दूसरा कहलाता है नो SQL। लेकिन हमें नो SQL वगैरह पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। SQL में हम लोग पढ़ेंगे MySQL के बारे में। किसके बारे में? और जब हम लोग नो SQL पढ़ेंगे तो यहाँ एक नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं तो अभी सुन लेते हैं, MongoDB। क्या सुना है? MongoDB।
तो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस में हमें MySQL और MongoDB दो तरह का। अब दोनों में अंतर क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता कि 3 रो में बटा होता है क्लासरूम की, एक रो में इतने बच्चे बैठेंगे, दूसरे रो में इतने बच्चे बैठेंगे, तो पैटर्न क्या है? फिक्स है। तो जब फिक्स स्ट्रक्चर होगा डेटा को कंटेन करने के लिए तो उसे बोलेंगे SQL, और जब कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? NoSQL। तो NoSQL बेसिकली यूज किया जाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। मोंगो का मतलब ही होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, ढेर सारा। तो अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं NoSQL का, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? फ्लैक्सिबिलिटी होता है। आप नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट जैसे यूज करते हो डेटा को लिखने के लिए, आप उस फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि हमारे वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, हमने एक फॉर्म दिया है, फॉर्म में नाम भी है, फ़ोन नंबर भी है, सिटी भी है, आधार नंबर भी है। अब अगर मान लो उसमें कोई बंदा बोलता है नहीं हम खाली नामे लिख के देंगे, तो फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होगा। अगर हम SQL को यूज़ किए हैं बैकएंड में तो NoSQL यूज़ किए हैं, तो अगर पूरा इन्फॉर्मेशन डालेगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आधा अधूरा डालेगा फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं। तो NoSQL और SQL में ये अभी मोटा मोटी रेफरेंस समझ के चल रहा है। लेकिन हम लोग अगर वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी को सीखेंगे। लेकिन जब हम डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमें ये भी कवर करना पड़ेगा। अब रही बात इसके बाद हमें, चलो मान लो हमने वेबसाइट एक बना दिया और वेबसाइट हमने कम्प्लीटली डिज़ाइन कर दिया। अब उस वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा? लाइव करना पड़ेगा ना, ताकि देखो तो क्या है, ताकि कहीं से भी कोई भी बंदा वर्ल्ड वाइड हमारे वेबसाइट को क्या कर सके? एक्सेस कर सके। तो इसके लिए मुझे अपने वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा? होस्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा? होस्ट करना पड़ेगा। आप क्या करते हो, जैसे कि आपको अपने फ़ोटो लिया, सेल्फी लिया, आप क्या करते हो? किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या करते हो? उसको पोस्ट करते हो ना, तब तो सबके लिए विजिबल होता है। तो उसी तरीके से अगर हमने वेबसाइट अपना इस सिस्टम पे पूरा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन सब यूज़ करके बना दिया है, तो हमारा फुल फंक्शनिंग एक वेबसाइट है। लेकिन वो वेबसाइट सिर्फ कहाँ से यूज़ हो पा रहा है? यहाँ से। तो अपने लिए मैंने थोड़ी बनाया है, सबके लिए ना। तो उस वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा? होस्ट करना पड़ेगा एक सर्वर पे, और इसको बोलते हैं हम लोग होस्टिंग। अपने वेबसाइट को सर्वर पे रखने का, रखना तो समझ रहे हैं ना, रखने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? होस्टिंग। अब अगर हमें अपने वेबसाइट को लाइव करना है, होस्टिंग किस लिए करते हैं? तो क्या बोलेंगे? टू लाइव द वेबसाइट। अगर मुझे अपने वेबसाइट को लाइव करना है तो हमें क्या करना होगा? होस्टिंग करना। अब होस्टिंग प्रोवाइड करना, अच्छा एक बात बताओ, अब होस्टिंग के लिए हमने तो बोला कि सर्वर पे मुझे अपने वेबसाइट को रखना पड़ेगा। अब जिस सर्वर पे वेबसाइट को रखते हैं उसको कहते हैं वेब सर्वर। क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। दुनिया में जितने भी वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं उसके पास दो तरह का वेब सर्वर होता है, एक लाइनेक्स का और एक विंडोज़ का। तो विंडोज़ का जो वेब सर्वर होता है उसको बोलते हैं IIS वेब सर्वर, और लाइनेक्स का जो वेब सर्वर होता है उसे क्या कहते हैं? अपाचे वेब सर्वर, है ना। अब वेब होस्टिंग जब ले रहे हैं, या तो हम खुद का सर्वर बनाएंगे या बने बनाए सर्वर पे सिर्फ हम क्या करेंगे? स्पेस लेंगे। अब जब हमें होस्टिंग लेना हो तो इसके लिए मुझे दो चीज़ें लेना पड़ता है। एक, हम लोग या तो शेयर्ड होस्टिंग लेंगे, या आप यूँ कहा जाए कि मुझे अपने वेबसाइट को लाइव करना है, तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो वेबसाइट को गोली मारो, मुझे अगर कोई एक दुकान खोलना है तो दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? एक शॉप के लिए कम से कम क्या चाहिए? एक तो शॉप के लिए जगह चाहिए भाई, और दूसरा नाम चाहिए। प्रोडक्ट तो बाद में, पहले तो कुछ तो नाम देखना पड़ेगा ना। तो जो हमने बोला कि जगह चाहिए, इसी को बोला जाता है कि हमें क्या चाहिए? जगह चाहिए। मतलब सर्वर के ऊपर हमें स्पेस चाहिए, है ना।
तो हमें लेना पड़ेगा होस्टिंग। इसी को बोला जाता है, हमें क्या चाहिए, वेब स्पेस। क्या चाहिए, वेब स्पेस। वेबसाइट के ऊपर जो स्पेस लेंगे उसको क्या बोलेंगे, हमें चाहिए वेब स्पेस। और दूसरा क्या चाहिए, डोमेन नेम। जो हमारा बिजनेस का नाम होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन नेम। तो मुझे किसी भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, वेब स्पेस और डोमेन नेम। और ये दोनों हमें कौन देता है, तो होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली जो भी कंपनी होती है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, होस्टगेटर हो गया, ये सारी जो कंपनी है, GoDaddy हो गया, ये क्या करती है, होस्टिंग प्रोवाइड करती है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, शेयर्ड होस्टिंग का। पहला ऑप्शन क्या है, शेयर्ड होस्टिंग का। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, मान लो कि सरफराज है यहाँ पे और एक बैचलर रहता है, तो एक रूम लिया, अब उसी रूम में और दो लड़के को ओनर ने डाल दिया। तो एक ही कमरे के अंदर अगर एक से अधिक बच्चे को डाला गया तो क्या बोला है कि हमारे साथ रूम कोई शेयर कर रहा है। तो होस्टिंग प्लान में जो पहला और सबसे लो कैटेगरी का होस्टिंग प्लान होता है उसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, शेयर्ड होस्टिंग। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका वेबसाइट पे विजिटर्स बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा उस पर क्लाइंट्स लॉगिन नहीं करने वाले हैं, जिनका डेटाबेस बहुत हैवी नहीं है, वो लोग इस प्लान के साथ जा सकते हैं। कौन से प्लान, शेयर्ड होस्टिंग वाले प्लान के साथ। अब शेयर्ड होस्टिंग से मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर होस्टिंग प्लान चाहिए, जिसमें स्पीड ज़्यादा अच्छा हो, जिसमें सिक्योरिटी ज़्यादा हो, तो वो कहलाता है VPS होस्टिंग। क्या कहलाता है, VPS होस्टिंग। अब VPS होस्टिंग में क्या होगा कि मान लो कि ओनर को बोलेगा ठीक है फ्लैट मत दीजिए, एक रूम अलग दे दीजिए, रूम हम शेयर नहीं कर सकते, घर तो शेयर कर लेंगे लेकिन रूम शेयर नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से जो भी होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उससे हम क्या बोलते हैं कि नहीं, हमें एक वर्चुअल मशीन बना करके दे दो, एक अलग कंप्यूटर बना के दे दो जिसमें 1 GB रैम हो, 40 GB हार्ड डिस्क हो। हम अपने हिसाब से उस पर पहले OS इंस्टॉल करेंगे, फिर उस पर हम वेब होस्टिंग सर्विस डालेंगे, चाहे वो IIS हो चाहे अपाचे हो, और हम अपने हिसाब से वेबसाइट डालेंगे और उस पर किसका वेबसाइट रहेगा हम तय करेंगे, आप तय नहीं करोगे। आप बताओ कि कितना पैसा लोगे, मुझे एक वर्चुअल क्या बना के दो, सर्वर बना करके। वो सर्वर रहेगा तुम्हारे सर्वर पे, लेकिन वो जो वर्चुअल मशीन बना के दे रहे हो उस सर्वर के ऊपर, वो पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, मेरे पास। तो इसमें सिक्योरिटी भी हमें बेहतर मिलेगा और स्पीड भी बेहतर मिलेगा, लेकिन ये महंगा होगा किसके तुलना में, शेयर्ड होस्टिंग के तुलना में जस्ट डबल मान के चलो। अगर मान लो कि कोई शेयर्ड प्लान ले रहे हो अच्छा वाला, तो आपको 6000 पड़ रहा है साल का, तो VPS अगर ले रहे हो तो 12-15 हज़ार पड़ेगा साल का। वो तो डोमेन नेम तो अपना ही रहेगा, बोले कि अलग से खरीदना पड़ेगा तो नहीं। अगर अच्छे वाले शेयर्ड भी प्लान लेते हो ना तो उस पर डोमेन नेम फ्री मिल जाता है। बेसिकली देखो, एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे गाड़ी लेते हो तो गाड़ी के साथ कैसे बोलता है कि ये एक्सेसरीज आपको फ्री दे रहा है, तो जब हम होस्टिंग प्लान अच्छा वाला लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें फ्री मिल जाती है, जैसे डोमेन नेम 1 साल के लिए, अगले साल के लिए आपको रिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद SSL चाहिए। SSL क्या होता है, तो समझ लो एक सिक्योरिटी लॉक होता है ना, जो आपके वेबसाइट के डेटा को इनक्रिप्ट करता है, ताकि क्लाइंट और सर्वर के बीच जो वेबसाइट के थ्रू डेटा सेंड रिसीव हो रहा है उसको बीच में कोई ट्रैक ना कर सके। तो हमें एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए पहले तो जगह चाहिए वेब सर्वर के ऊपर, जिसको कि हम लोग वेब स्पेस बोल रहे हैं। दूसरा क्या चाहिए, डोमेन नेम, क्योंकि हमारे बिजनेस का, हमारे वेबसाइट का कुछ ना कुछ तो नाम रहेगा ना। जैसे hubnettech.net क्या है, डोमेन नेम। google.com क्या है, डोमेन नेम। तो ये लेना पड़ेगा। और तीसरा चीज क्या लेना पड़ेगा, वही ताला लॉक, जिसको क्या बोल रहे हैं, SSL। तो जब हम बेहतर वाला कोई भी होस्टिंग प्लान लेते हैं तो मुझे ताला भी फ्री का मिल जाता है और 1 साल के लिए डोमेन नेम भी फ्री वाला मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ, अभी लाइव दिखा देता हूँ। अब इसके बाद जो, अगर मान लो कोई बंदा है बोलेगा नहीं हमको पूरा का पूरा फ्लैट चाहिए, हमको किच नहीं मांगता है, ना हम रूम शेयर करेंगे ना मकान शेयर करेंगे, कंप्लीट मुझे चाहिए एक डेडिकेटेड होस्टिंग।
तो इसके लिए आज के डेट में सबसे पॉपुलर क्या है? क्लाउड। और अगर कोई बड़ी कंपनी है, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो बोले कि हम दूसरे से क्यों सर्विस लें, हम खुद का एक डेडिकेटेड सर्वर बिठाएंगे। तो इसको बोला जाता है डेडिकेटेड होस्टिंग। यहाँ हम खुद का है ना ओन वेब सर्वर सेटअप करते हैं। अब वेब सर्वर दो तरह का होता है, IIS या अपाचे। IIS होता है विंडोज सर्वर के ऊपर, किसके ऊपर होता है? अगर ये सब चीज़ नहीं जानते हैं तो हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा, वो भी माइनरली एकदम बेसिक से। अगर लाइनेक्स के ऊपर मैं जाऊं तो वहाँ जो लाइनेक्स का सर्वर, मान लो कि एक सर्वर है मेरे पास, इस सर्वर पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और इसको मुझे वेब सर्वर बनाने हैं, तो इस पर हम कौन से सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे? अपाचे। और अगर मान लीजिए कि हमारा विंडोज़ का सर्वर है, इस पर हमें वेब सर्वर इसको बनाना है, तो क्या इस पर सर्विस इंस्टॉल करेंगे? IIS। तो ये हम दोनों बना करके देखेंगे लाइव, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे, ताकि हमारे पास एक बेसिक बिल्डिंग तैयार हो जाए, ताकि हर एक चीज़ को हम समझ पाए। तो होस्टिंग प्लान में इतना सारा होगा। चलो अब होस्टिंग प्लान भी ले लिए, मतलब वेबसाइट बना लिए, होस्ट भी कर लिए अपने वेबसाइट को। कुछ समय के बाद हमें क्या एहसास हो रहा है कि अब कुछ पैसा वैसा भी कमाना चाहिए इससे, नहीं? तो ऐसा तो होगा नहीं कि वेबसाइट पे हमारा कोई सर्विस यूज़ करेगा या हमारा डेटा यूज़ करेगा अब घर पे आएगा पैसा पहुंचाने। नहीं, पैसा हमें कैसे लेने पड़ेंगे? ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। जब हम सर्विस ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम पेमेंट भी कैसे लेंगे? ऑनलाइन मोड में लेंगे। अब पेमेंट तो लेंगे आप अपने बैंक अकाउंट में। अब अपने वेबसाइट के साथ अपने बैंक अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। अब बैंक का तो अपना सर्वर है और आपका वेबसाइट किसी और सर्वर पे रखा गया है। तो जब दो अलग अलग एप्लीकेशन को जोड़ा जाता है तो इसके लिए खास इंटरफेस को यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं API। बहुत नाम सुना होगा इसका कहीं ना कहीं। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब API में हम लोग जो देखेंगे वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे कैसे हम लोग पेमेंट गेटवे को यूज़ करते हैं वो भी सीखेंगे। तो ये हमारा रोड मैप रहने वाला है वेब डेवलपमेंट के लिए। और अगली बार से मैं किसी को भी बुलाऊं उसको ये डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए। जो भी पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, बता सको। और नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या है? जब हम पढ़े और उस चीज़ को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा? वही तो कर्ण वाला हिसाब हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र तो उसके पास भी था, समय पे काम ही नहीं आया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, चलिए बताइए इसमें कहाँ से स्टार्ट करा जाए। देखो इन लोगों को मैंने पाइथन स्टार्ट करा है, बैकएंड पोर्शन स्टार्ट किया है, बिकॉज उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं था। तो एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, एक लॉजिक उनके पास पहले होना चाहिए डेवलप। अब हम लोगों को जैंगो फ्रेमवर्क भी यूज़ करना है, तो इसके लिए भी पाइथन का पहले नॉलेज होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट अभी जो करा है इन लोगों का बैच, मान लो मंडे से सो कॉल्ड, तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं? अभी पाइथन से स्टार्ट किए हैं। तो कुछ आपका ऐसा स्पेशल है रिकमेंडेशन कि मुझे पहले फ्रंट एंड देखना है, बैक एंड देखना है या डेटा? ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई भी करा जा सकता है पहले। तो देखो मैं पहले ये लेके चलता हूँ कि पहले मैं पाइथन बता देता हूँ, ताकि एक यूज टू हो जाते हैं सारे कैंडिडेट्स कोडिंग के साथ। और पाइथन एक सिंपल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रेदर देन अगर मैं जावा बात करूँ तो वो थोड़ा लिटिल बिट टफ है एज कम्पेयर टू पाइथन। तो हम लोग स्टार्ट पाइथन से कर रहे हैं, बैकएंड से कर रहे हैं, और पाइथन में हम लोग बेसिक सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद पाइथन का एक फ्रेमवर्क देखेंगे जैंगो,
और जब हम लोग Django देख चुके होंगे तब फिर हम लोग फ्रंट एंड के ये डेटाबेस के तरफ घुसेंगे और पाइथन के अंदर ही डेटाबेस कवर कर चुके होंगे, क्योंकि पाइथन में भी तो मुझे CRUD ऑपरेशन करने होंगे। यूज़र अगर कोई पाइथन में हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के डेटा को तो कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो डेटा जब भी स्टोर करने की बात होती है तो कहाँ स्टोर करते हैं? अच्छा एक बात बताओ अच्छे लोग, ये तो सबको पता है ना पाइथन में क्या कुछ कवर करेंगे, अगर वो भी मैं हाईलाइट कर दूं तो क्या बता सकते हो? पुलकित, शायद मैं बताया था ना आप लोगों को कि पाइथन में मुझे एटलीस्ट क्या आना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ वेब डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले तो हमें पाइथन का सेटअप आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पाइथन सेटअप करना आना चाहिए। सेकंड थिंग कि हमें वेरिएबल का नॉलेज होना चाहिए। अब वेरिएबल क्या होता है, तो हमें कंप्यूटर में किसी भी डेटा को जब स्टोर करना होता है तो स्टोर करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन। 2 नेचर हो सकता है जब डेटा को आप स्टोर करने जा रहे हो तो, एक टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। एक टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। तो टेम्पररी अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं इनसाइड अ सिस्टम तो उसे क्या बोलेंगे? जहां हम डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं उस स्टोरेज लोकेशन को क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया, है ना, इनसाइड अ सिस्टम वेयर वी कैन स्टोर डेटा फॉर द टाइम बीइंग एंड द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ अ वेरिएबल इज व्हाट? टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक वेरिएबल का मैक्सिमम लाइफ स्पैन कब तक होता है? जब तक प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम बंद, अब सोचिए ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये क्या है? नोटपैड क्या है? एक प्रोग्राम है। नोटपैड क्या है? एक प्रोग्राम है। मैंने नोटपैड को स्टार्ट करा, अभी नोटपैड हमारा क्या है? रनिंग है। क्या बोल सकते हैं? नोटपैड अभी हमारा रनिंग स्टेट। अब अगर मैं नोटपैड को बंद कर दूं और मैं इस डेटा को सेव ना करूं तो क्या अगली बार ये डेटा मुझे देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो अगर हम इस नोटपैड वाले प्रोग्राम को टर्मिनेट करने से पहले, एंड करने से पहले क्या हम चाहेंगे? कि इसके डेटा को सेव कर दें। तो अभी जो ये मैंने लिख रखा है जो अभी सेव नहीं है परमानेंटली, तो ये कहाँ है? वेरिएबल के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं चाहूंगा कि इसको मैं क्लोज कर दूं, इसके बाद भी मेरे को मिले, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसको सेव करना पड़ेगा। कहाँ सेव करना पड़ेगा? लुक एट हियर, क्या बोल रहा है? फाइल नेम। क्या बोल रहे हैं? फाइल नेम। तो मुझे इसको कहाँ सेव करना पड़ेगा? अब हम रोड मैप ऑफ वेबडी जो लिखे हैं वो क्या है? फाइल है। क्या है ये? फाइल है। तो अब हम अगर इसे क्लोज भी कर देते हैं कोई फर्क है? नहीं। नेक्स्ट टाइम जब हम इसे ओपन करना चाहें, यस वी कैन, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो ये जो हमने देखा कि जब भी हम चाहते हैं किसी भी डेटा को कि इस तरीके से स्टोर करा जाए कि उसको लेटर ऑन कभी भी एक्सेस किया जा सके, रीड किया जा सके, तो मुझे उसे कहाँ स्टोर करना पड़ेगा? फाइल में। कहाँ स्टोर करना होगा? फाइल में। लेकिन एक और जगह होता है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो है डेटाबेस। क्या है वो? क्योंकि देखो यहाँ फाइल में डेटा स्टोर करने का कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ डेटा, एक ही डेटा बार बार आप लिख सकते हो। अगर यहाँ डेटा लिख के रख दिए हो तो यहाँ से डेटा के पर्टिकुलर यूनिट्स को रिट्रीव करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। अब सोचो कि IRCTC का पूरा डेटा एक फाइल में रहता, अगर एक बंदे को एक ट्रेन का इंफॉर्मेशन देखना होता तो पूरा 1 GB या 1 TB का जो उसका फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ता है। अब पूरे फाइल को पढ़ना पड़ता, खोजना पड़ता खुद से कि कहाँ पे उस ट्रेन का इंफॉर्मेशन। लेकिन उस तरह का जो बल्क में डेटा है उसको कहाँ रखा जाता है? एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखा जाता है, जैसे डेटाबेस कहते हैं। और डेटाबेस में अगर डेटा रखा गया है तो मुझे कंप्लीट डेटाबेस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम एक क्वेरी लिख करके, एक क्वेश्चन लिख करके उस डेटाबेस से एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो जब भी आप याद कर लो कि अब डेटा स्टोर करने की बात आपके सामने है
अगर मैं बोलूं टू स्टोर डेटा, तो क्या बताओगे मुझे आप लोग? बताओ, पहला डेटा स्टोर करने का क्या तरीका हो सकता है? नहीं सर, पहले बोलो कि टेम्पररी। पहले क्या हो सकता है? टेम्पररी। और टेम्पररी जहां डेटा स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल या कांस्टेंट। वेरिएबल बोल सकते हो या कांस्टेंट बोल सकते हो, दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है। और जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो समझ भी चुका होगा। वेरिएबल मतलब जिसके में रखा गया डेटा चेंज होता है, और कांस्टेंट जिसमें रखा गया डेटा चेंज नहीं होता हो। जैसे मान लो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग, और एक प्रोग्राम में मैंने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहने वाला है, चेंज होने वाला नहीं है हर दिन। तो ROI को हम क्या बना देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बना देंगे? कांस्टेंट बनाएंगे। लेकिन हमने स्टूडेंट का या क्या बोला जाए कस्टमर का डिपॉजिट अमाउंट मुझे इनपुट लेने के लिए वेरिएबल बनाना है, तो क्या हर कस्टमर इक्वल अमाउंट ही डिपॉजिट करेगा? नहीं, अलग अलग हो सकता है। तो डिपॉजिट अमाउंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा? वेरिएबल बनाना होगा, ना कि कांस्टेंट बनाएंगे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क सिर्फ ये है कि वेरिएबल एक ऐसा टेम्पररी स्टोरेज है जिसमें रखा गया डेटा क्या हो सकता है? बार बार चेंज हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसा टेम्पररी स्टोरेज एरिया होगा जिसमें रखा गया डेटा चेंज नहीं होगा बार बार। दूसरा क्या हो सकता है? गेस करो। परमानेंट। क्या हो सकता है? परमानेंट। अब जब परमानेंटली डेटा स्टोर करने की बात आती है तो आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शन है। परमानेंटली जब डेटा स्टोर करना हो तो दो ऑप्शन है। क्या? अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं हो, जिसका कोई एक फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड। और जब अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गेस कीजिए, क्या यूज करते हैं? बहुत बढ़िया। इसके लिए क्या यूज होगा? फाइल। और जब हम लोग स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया है बात तो कभी नहीं भूलिएगा कि डेटाबेस क्यों और फाइल क्यों। इसीलिए मैं डायग्राम से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद रखना ज़्यादा इजी गोइंग होगा। जब भी आप डेटा स्टोर करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, टेम्पररी स्टोर करेंगे या परमानेंट स्टोर करेंगे। जब टेम्पररी स्टोर करना होगा तो भी आपके पास दो चॉइस है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल तब यूज़ करते हैं जब हम डेटा चाहते हैं टाइम टू टाइम चेंज हो सके। कांस्टेंट तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं डेटा चेंज ना हो, फिक्स रहे हमेशा। आगे बढ़े नीतीश। तो नेक्स्ट अगर पॉइंट की तरफ हम देखें तो ये बात मैं कर रहा था, हाँ वेरिएबल पे आकर के रुक गया था ना। तो वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल भी दो तरह का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, लोकल और ग्लोबल। अब दोनों में फ़र्क होता है स्कोप का। स्कोप समझते हैं ना? स्कोप मतलब दायरा। अब अगर मान लो कि ये टेलीविज़न यहाँ पे रख दिया गया, अभी क्या दूसरे कमरे में यूज़ होगा? नहीं, इसी कमरे में यूज़ होगा, फिक्स है ये। तो क्या बोलेंगे इसको? लोकल। लेकिन अगर मान लो ये लैपटॉप है, यहाँ भी यूज़ हो सकता है, उस कमरे में भी ले जाके पढ़ाते हैं, उस कमरे में भी, तो इसका स्कोप क्या है? थ्रू आउट दिस प्रेमिसेस, पूरे प्रेमिसेस में कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये क्या हो गया? ग्लोबल। तो ग्लोबल वैसे वेरिएबल को कहेंगे जिसका कि स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम हो, और लोकल उसको बोलेंगे जिसका कि स्कोप थ्रू आउट द ब्लॉक हो, किसी पर्टिकुलर सेक्शन तक ही हो, पूरे प्रोग्राम में नहीं हो। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? और ये सब लोग पढ़ा होगा, जो भी सी पढ़ा हो, जावा पढ़ा हो, सब लोग पढ़ा होगा। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन
प्रिमिटिव डेटा टाइप वैसे डेटा टाइप को कहते हैं जो पहले से बना हुआ है। प्रिमिटिव मतलब ऐसे भी क्या होता है, प्राचीन, पुराना। और नॉन प्रिमिटिव वैसे डेटा टाइप को जो हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, जो पहले से बना हुआ नहीं है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी हम लोग यहाँ जो पॉपुलर डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो बाकी जगहों से थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ हम लोग इंट यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे, नन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? नन यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग होता है, इसके अलावा लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है, रेंज होता है। अब ये होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे इसको यूज़ करा जाता है, ये सारी चीज़ें मुझे 1 by 1 कवर करना पड़ेगा। लेकिन पॉपुलर अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो इसमें इंट होगा, फ्लोट होगा, नन होगा, str होगा, लिस्ट होगा, टपल होगा, सेट होगा, डिक्शनरी होगा और रेंज होगा और बुल होगा। बुल होगा, बुल बोले तो बुलियन। बुलियन में क्या होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। बुलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है। अब डेटा टाइप क्यों होता है, जैसे कि आपको तो अगर पूछा जाए कि अच्छा चलिए बताइए कि आप वेरिएबल क्यों यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो क्या बोलिएगा? क्या पुलकित, अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल का क्या सिग्निफिकेंस है इनसाइड अ प्रोग्राम, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि एक प्रोग्राम में यूजर से हम कोई वैल्यू गेट कर रहे हैं तो उसको कहीं तो जगह देनी होगी ना। तो एक प्रोग्राम में यूजर से अगर हम कोई वैल्यू गेट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि सिंपल इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखे हैं, तो यूजर से हम PRT का वैल्यू गेट कर रहे हैं, उसको कहीं तो स्टोर करेंगे ना। तो वेरिएबल का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? टू स्टोर डेटा इनसाइड अ प्रोग्राम। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डेटा टाइप का क्या यूज रहा फिर, तो क्या बताएंगे एक लाइन? डेटा टाइप का क्या यूज है, यही बता दो। कैसे लिखेंगे ये बात की बात, पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि क्यों यूज करेंगे। चलिए आप बता दीजिए। डेटा टाइप बेसिकली किस तरह का डेटा है उसके हिसाब से स्टोर करने के लिए, जैसे इंटीजर है तो 2 है सिर्फ, तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप बन जाएगा। अगर 2.02 समथिंग है तो वो डबल हुआ या लॉन्ग हुआ, उस तरीके का। ट्रू फॉल्स है तो बूलियन, उस तरीके का जो डेटा का बाइफर्केशन है उस तरीके से स्टोर करने के लिए डेटा टाइप यूज करते हैं। तो बीइंग अ लेमैन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर डेटा टाइप नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो एक्सेस करना मुश्किल होता है। एक्सेस करना मुश्किल होता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो वेरिएबल में करते हैं, लेकिन वेरिएबल का साइज कितना बड़ा होगा, मीन्स कि कितने बड़े डेटा को स्टोर करेगा और किस नेचर के डेटा को स्टोर करेगा, किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, ये मुझे उस वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे, उसका हमें स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो वेरिएबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हो कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को रखी जाएगी और कितने साइज के वैल्यू को रखा जाएगा, ये बताने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो डेटा टाइप कहलाता है। तो क्या बोलने का है, डेटा टाइप एक ऐसा कीवर्ड होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल के साइज और टाइप को बताता है ना। तो विदाउट यूजिंग अ डेटा टाइप इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर इवन अ वेरिएबल इनसाइड अ प्रोग्राम ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप वेरिएबल बनाते हो। अब वेरिएबल बनाने के लिए जो आप कीवर्ड यूज करते हैं वो क्या है, डेटा टाइप। तो क्या बिना डेटा टाइप का यूज करे हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं? इसका क्या जवाब होगा, नहीं। बिना डेटा टाइप का यूज करे कोई वेरिएबल नहीं बनाया जाता। तो बोलेंगे ऐसा क्या है भाई डेटा टाइप में कि बिना इसका यूज करे हुए हम वेरिएबल नहीं बना सकते? तो इसका जवाब ये होगा कि जब आप वेरिएबल बनाओगे, अब जैसे मान लो कि चौराहा पे जा रहे हैं, जो सरदार जी का दुकान है बर्तन वाला, उसके पास अब बोलेंगे कि एक हमको वाटर बॉटल दीजिए, तो हमसे 2 सवाल तो एकदम करेगा ही करेगा, और उसी सवाल में जवाब है डेटा टाइप का छुपा हुआ। पहला पूछेगा कितना लीटर का दे दें, तो साइज पूछा ना,
बॉटल क्या ले रहे हैं, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम अलग अलग तरह के लिक्विड कंटेंट को रखेंगे। अब फिर पूछेगा कि कैसा दे दें, नॉर्मल दे दें, प्लास्टिक वाला दे दें, या फिर हॉट एंड कूल दे दें, कुछ तो पूछेगा ना। मतलब किस तरह का उसमें डेटा हमें कंटेंट करना है वो भी हमसे पूछ रहा है। और इन दोनों सवाल का जवाब हम किसके थ्रू देते हैं, डेटा टाइप के थ्रू। तब अगर कोई पूछे व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा टाइप, तो क्या जवाब देंगे? ज़्यादा नहीं, गोल मटोल जवाब नहीं देना है, सीधा सीधा क्या जवाब देंगे, टू स्पेसिफाई साइज एंड टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कह सकते हैं ना, किसी वेरिएबल का साइज और टाइप जो बताता हो उसी को क्या कहेंगे, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर का क्या काम होता है, तो ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेट करना डिफरेंट ऑपरेंड्स को, है ना। अब जैसे कि मान लिया जाए एक वेरिएबल बनाया हूँ मैं ए जिसमें वैल्यू 5 रखा है, एक वेरिएबल बी बनाया हूँ जिसमें वैल्यू 6 रखा है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है, सम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ना, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो लिखा है इसमें ये क्या है, ऑपरेंड है, और ए प्लस क्या है, ऑपरेटर है। और मान लो ए और बी का जो सम होगा उसको हम कहीं रखना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो इक्वल टू है ये भी क्या है, ये भी ऑपरेटर है। अगर मैंने कहीं ऐसा एक्सप्रेशन देखा, इज ग्रेटर देन डी प्लस ई, तो ये जो ग्रेटर देन है ये क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी क्या है, ऑपरेटर। तो यहाँ ऑपरेटर में मुख्य रूप से हम लोग जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो है कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो राइट मोस्ट के वैल्यू को लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल में असाइन करता है। अगर मान लो कहीं मुझे करना है, बताना है प्रोग्राम में कि एज में वैल्यू 18 रख दो, तो हम ऐसे लिखेंगे एज इक्वल टू 18, ना कि ऐसे नहीं लिखेंगे 18 इक्वल टू एज, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये क्या है, इनवैलिड हो जाएगा। क्या होगा, इनवैलिड डिक्लेरेशन होगा। लेकिन ये क्या है, एक वैलिड डिक्लेरेशन है, याद रहेगा ये पॉइंट। तो ये जो है हमने ऑपरेटर यूज करा, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो राइट मोस्ट के वैल्यू को लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल में क्या करता है, असाइन करता है। क्या समझ में आ रहा है सोमी, पक्का ना। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कौन सा ऑपरेटर होता है, चलो जो लोग पढ़ा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता सकते हो। सेकंड बहुत ही कॉमन है, दैट इज अरिथमेटिक, होता है या नहीं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आ जाएगा आपका, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर है। यहाँ डबल स्टार का मतलब क्या होता है, पावर, पावर है, मोडुलो डिवीजन है। अगर रिमाइंडर निकालना होता है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, मोडुलो डिवीजन है, डेसिमल डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन है। ये हो गया आपका कितना सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर मेरे को यूज करना होता है, जो बहुत ही कॉमन है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का क्या उदाहरण देंगे सर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये एग्जाम्पल किसका हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर का, जो दो ऑपरेंड के बीच रिलेशन चेक करता है और ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है कि उनके बीच रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद एक और बहुत ही कॉमन ऑपरेटर है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लोग सबसे ज्यादा इन 4 ऑपरेटर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा इन्हीं 4 ऑपरेटर्स को यूज करना होता है। तो ये भी दिमाग में रखेंगे बैठा करके।
इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑपरेटर के बाद, तो फिर हमें क्या और आना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक? तो नेक्स्ट हमें आना चाहिए कंडीशनल। क्या आना चाहिए? अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों आना चाहिए हमें? क्योंकि अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी भी तरह के कंडीशन को चेक करना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा ट्रू हो तो ये करो, और अगर फॉल्स हो तो कुछ और करो। अब जितने भी लॉगिन सिस्टम आप देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने डाला, और अगर इसका रिकॉर्ड होगा तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, और रिकॉर्ड नहीं होगा तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, नहीं? तो ये क्या हुआ आपका लॉगिन सिस्टम का। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्लिक करा, अब अगर मैंने यूज़र नेम सही नहीं डाला, कुछ गलत डाल दिया, पासवर्ड कुछ गलत डाल दिया हमने, तो लॉगिन होगा नहीं, कुछ अलग आउटपुट आएगा। और अगर हमने सब कुछ सही डाल दिया यहाँ पे, तो फिर क्या आएगा? कुछ अलग इंटरफेस आएगा। तो यहाँ भी लॉजिक किसका यूज़ हो रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट का, कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करे तो कुछ अलग करो, और मैच नहीं करे तो कुछ अलग रिजल्ट हो। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम के फ्लो को जो तय करता हो उसी को क्या कहेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं अभी सोमी पे। अगर मान लो मैं पूछा इससे कि आज तुम्हारा कॉलेज है, जाना है, तब ठीक है, तुम अब क्लास क्विट कर सकती हो, कल आगे कंटिन्यू करेंगे कल से। और अगर आज कॉलेज नहीं है तुम्हारा, तो अभी हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ भी क्या यूज हो रहा है? कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एल्स, यदि तुम्हारा कॉलेज है तो चली जाओ, अगर नहीं कॉलेज है तो कंटिन्यू करो। तो ये फ्लो को ही ना डिसाइड कर रहा है कि क्लास कंटिन्यू होगा कि अभी ब्रेक होगा। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? इफ एल्स। इफ एल्स के बिना कोई भी ढंग का हम लोग प्रोग्राम लिख ही नहीं पाएंगे। अब इसके बाद कई दफा होता है कि एक ही चीज को हम लोग को रिपीट करना पड़ता है। अब जब भी किसी चीज को रिपीट करना हो, तो क्यों ना उसके लिए कोई स्टेटमेंट यूज कर लें, जो हम एक ही बार लिखें और हम चाहें जितनी बार उतनी बार वो रिपीट खुद से कर दें। तो क्या ऐसा कोई है तरीका? हाँ, बिल्कुल है। और रिपीटेशन मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? लूप। क्या बोलते हैं? लूप। अब लूप में हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? लूप में हम लोग देखेंगे फॉर और वाइल। यहाँ दो तरह का लूप देखने को मिलेगा। बाकी कुछ जगहों पे और भी अधिक तरह का लूप देखने को मिलता है, जैसे डू वाइल। अगर जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो बहुत रिच है लूप के मामले में, वहाँ 5 लूप देखने को मिलेगा। अब जावा स्क्रिप्ट 6 पढ़ रहे हो या 6 पढ़ रहे हो तो वहाँ 6 तरह का लूप पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ कितना मिलेगा आपको? 2। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चेस खेले हो ना, हर किसी का एक फेवरेट अपना होता है कि मुझे इससे ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से डेवलपर का भी अपना एक पसंद है। कुछ लोग वाइल को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग फॉर। लेकिन जो काम हम फॉर से कर सकते हैं वही किससे कर सकते हैं? वाइल से भी कर सकते हैं, और जो वाइल से कर सकते हैं वो फॉर से कर सकते हैं। लेकिन एक फिर भी कॉमन डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि यदि आपको स्टार्टिंग में पता हो कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, तो आप फॉर यूज करके ज़्यादा इजीली लिख सकते हो। और जब आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, जैसे हमको बोले कि यूज़र से तब तक नंबर गेट करो जब तक कोई निगेटिव नंबर ना डाल दे, तो हमको पता थोड़ी है शुरू में। यूज़र हो सकता है पहले बार में निगेटिव नंबर डाल दे, हो सकता है 5वें बार में डाले, हो सकता है कि 100 बार के बाद डाले। तो इस तरह का जो लॉजिक होगा वो हम किसके थ्रू लिखेंगे? वाइल के थ्रू लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि फॉर के थ्रू भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल इसके लिए कौन है? वाइल। जब इनफाइनाइट है लूप तो वाइल यूज करो, प्रेफर करो वाइल को। और जब फाइनाइट सेट ऑफ रिपीटेशन हो तो फॉर को प्रेफर करो आप। आगे बढ़े तो लूप के बाद फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें क्या आना चाहिए? फंक्शन आना चाहिए। बिना फंक्शन का तो कुछ काम ही नहीं होगा। किसी भी सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? फंक्शन। ऐसे भी क्या जानते हैं कि हमारे लाइफ में क्या है, जन्म से लेके मरण तक क्या होता है? फंक्शन ही तो होता है। कुछ भी है तो क्या है? सेट ऑफ एक्शन है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी एक फंक्शन है, एक सेट ऑफ एक्शन है।
तो जहाँ भी सेट ऑफ एक्शन की बात आ रही है वहाँ क्या यूज़ करना है? फंक्शन। अब फंक्शन भी दो तरह का होता है, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन है और एक क्या है? यूज़र डिफाइंड। मतलब हम लोग जो फंक्शन बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? यूज़र डिफाइंड। और जो फंक्शन पहले से बना बनाया है आपके लैंग्वेज में वो क्या है? प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन कहलाता है। प्रीडिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शन। तो फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इवन की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ अपना नाम भी प्रिंट करना है तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, फंक्शन का नाम हर लैंग्वेज में अलग अलग होगा। फंक्शन के बाद फिर नेक्स्ट क्या है? फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपका, वो आपका होता है फाइल हैंडलिंग। क्या होता है? हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? अभी अभी हमने थोड़ा सा तो देखा था कि एक प्रोग्राम में अभी जैसे जो भी मैंने एक्स्ट्रा टाइप किया है, अगर मैं सेव ना करूँ, इसे बंद कर दूँ, तो क्या अगली बार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फाइल का क्या इम्पोर्टेंस है कि प्रोग्राम के अंदर जो भी डेटा इनपुट करा जा रहा है, प्रोग्राम के बंद होने से पहले उस डेटा को कहाँ सेव कर दिया जाए? फाइल पे सेव कर दिया जाए, जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा? दोबारा जब भी चाहें हम, इवन के सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद भी, तो वो सारा डेटा हमें एज इट इज मिल जाएगा। तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली हम लोग किस पर्पज से करते हैं? टू स्टोर प्रोग्राम डेटा, है ना, इनसाइड अ फाइल। मुख्य रूप से ये दो काम हमें करना पड़ता है फाइल हैंडलिंग में। क्या क्या? अपने प्रोग्राम के डेटा को फाइल में स्टोर करना, और अगर किसी फाइल के अंदर कोई भी डेटा पड़ा हुआ है तो उसे अपने प्रोग्राम में लोड करना। अब फाइल हैंडलिंग के बाद एक अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना बनता है जिसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंड। एक्सेप्शन क्या होता है? ये शायद जावा वगैरह में पढ़ी होंगी, C++ भी पढ़ी है, तो उसमें भी एक्सेप्शन नहीं है। C++ में, जावा में भी है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन होता क्या है तो जानती ही होंगी। रन टाइम एरर, यूज़र ने जो गलत इनपुट करा जिसके कारण जो प्रॉब्लम रेज होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होता है? पुलकित के लिए एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर विच विल अकर ड्यू टू इनवैलिड इनपुट बाय द यूज़र। अब सवाल ये है कि कोई हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर बंदा यूज़ कर रहा है तो उसे इनपुट करने से हम रोक सकते हैं कि भैया तू गलत इनपुट मत कर? नहीं, अब नहीं रोक सकते। और यूज़र जैसे ही गलत इनपुट करेगा तो क्या आएगा? एरर आएगा। और गलत इनपुट करने के कारण जो एरर आया उसी एरर को क्या कहेंगे? एक्सेप्शन। अब जब एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ होगा। एक्सेप्शन आएगा तो गड़बड़ ये होगा कि प्रोग्राम हमारा अचानक क्या होगा? अचानक बंद हो जाएगा। और प्रोग्राम अचानक बंद होगा तो क्या होगा कि प्रोग्राम जो भी रिसोर्स होल्ड करके रखा था वो भी क्या होगा? रिलीज नहीं करेगा। अब मान लो कि हम अपनी चाबी नीतीश को दे दिए हैं गाड़ी की, हमको लग रहा है कि अभी बैठेगा, अचानक इसको इमरजेंसी कोई कॉल आ गया। अब अचानक ये गया तो एक तो क्लास को भी आगे नहीं किया, इससे कुछ काम और था वो भी नहीं किया, और जो रिसोर्स इसके पास था वो भी। तो होना क्या चाहिए कि अगर ठीक है किसी के साथ इमीडिएट उस तरह का सिचुएशन रेज हो सकता है, लेकिन जाने से पहले क्या हो जाए? रिसोर्स को रिलीज करवा लें, जो भी रिसोर्सेज ने होल्ड करके रखा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को आने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन एक्सेप्शन को हैंडल तो किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और एक्सेप्शन हैंडल करने का दो मेन रीजन है। पहला रीजन क्या है कि प्रोग्राम ने जो भी रिसोर्स होल्ड करके रखा है, चाहे वो हमारा प्रिंटर हो, चाहे वो नेटवर्क के सर्वर्स हो, कोई सर्विस हो, कोई फाइल हो, उसको रिलीज कर दो। और दूसरा ये
कि जिस लाइन में एक्सेप्शन आया वो वाला काम मत करो, बाकी काम तो करो। अब चलो एक एग्जांपल देते हैं रियल टाइम। मान लो पुलकित है, गया एटीएम सेंटर पे, वहां क्या किया, अपना कार्ड स्वाइप करा, इसके अकाउंट में मान लो 10,000 बैलेंस है, विड्रॉल अमाउंट डाल रहा है 15,000। हो सकता है कि बाई मिस्टेकन भी हो सकता है कि इंटेंशनली देखना चाह रहा है कि होता क्या है। कुछ लोग तो ये भी हिट एंड ट्रायल के कॉन्सेप्ट पे भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर 15,000 निकल गया तो बल्ले बल्ले, है ना, और अगली बार फिर ट्राई करेंगे और होता क्या देखा जाए। तो उस मशीन के लिए ये जो 10,000 जब इसका बैलेंस है और 15,000 जब विड्रॉल अमाउंट डालेगा, तो ये नॉर्मल इनपुट है कि एबनॉर्मल इनपुट है? एबनॉर्मल इनपुट है। लेकिन अगर इसके अकाउंट में बैलेंस होता 10,000 और अगर ये विड्रॉल अमाउंट डालता 2,000, तो ये उस मशीन के लिए क्या था? नॉर्मल इनपुट था। तो जब नॉर्मल इनपुट होता तो कोई एक्सेप्शन आता? नो। लेकिन अगर इसके अकाउंट में बैलेंस कितना है? 10,000 और इसने विड्रॉल अमाउंट क्या डाल दिया? 15,000, तो ये नॉर्मल इनपुट। और ये जो एबनॉर्मल इनपुट करा वो गलत किया है, इसकी गलती है। अब इसकी गलती के कारण एक्सेप्शन आया। अब जब एक्सेप्शन आया तो उसको, उस एक्सेप्शन को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो डिवाइस? तो या तो 15,000 पैसे दे देगा इसको, या 1 रुपया भी नहीं देगा, या हो सकता है कि जितना इसका बैलेंस है उतना दे दे। ये 3 सिचुएशन है। अब तीनों में से क्या होगा ये डिसाइड किसके थ्रू होगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के थ्रू। ये होना क्या? अब अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म उधर नहीं लगा होगा तो मशीन अचानक बंद हो जाएगा जैसे ही गलत कोई इनपुट देगा। तो ये सही है? नहीं। अब अगर मशीन बंद हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम और है। ठीक है भाई, पैसा नहीं निकला, कम से कम अगर स्टेटमेंटें हम निकालना चाह रहे हैं कि कितना बैलेंस है उतना ही हम डाल दें। कई बार होता है कि हमको याद भी नहीं रहता है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है विड्रॉल बाद में कर लेंगे, अभी बस हम ये चेक कर ले कि कितना बैलेंस है। तो मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी का जो फीचर है उस डिवाइस में वो तो कम से कम यूज हो जाए, लेकिन वो भी यूज नहीं होगा जैसे एक्सेप्शन आएगा। तो इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म यूज करा जाता है कि ठीक है जिस लाइन में जिस फंक्शन में एक्सेप्शन आया वो काम नहीं होगा, ऑल राइट, लेकिन दूसरे जो फीचर्स है, दूसरे जो फंक्शनलिटीज हैं वो तो होने चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब उस सॉफ्टवेयर में, उस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? एक्सेप्शन को हैंडल किया जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हम लोग देखेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग। क्या देखेंगे? सॉकेट प्रोग्रामिंग। ये सॉकेट प्रोग्रामिंग तो ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है आप लोगों सभी को। अगर सोचो कि हम लोग व्हाट्सएप जैसे चैटिंग एप्लीकेशन को यूज़ करके खुश रहते हैं, अगर उस तरह का एप्लीकेशन हम बनाना सीखें तो कितना मज़ेदार होगा अपने लिए। एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो हम यहाँ एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, एक नेटवर्क एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, एक क्लाइंट और सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। मान लो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जिसका एक वर्जन एक सर्वर पे हो और उसके दूसरे वर्जन अलग अलग क्लाइंट मशीन पे हो। क्लाइंट मशीन से अलग अलग इनपुट दिया जाए, सर्वर पे उसको प्रोसेस करें और अलग अलग क्लाइंट्स को अलग अलग तरह का हम क्या दे सकें? आउटपुट दे सकें। तो इस तरह का जो एप्लीकेशन बनाया जाता है उसी को बोलते हैं सॉकेट। तो हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग में एक चैटिंग एप्लीकेशन का बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे UPS का। किसकी बात करेंगे? UPS का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये एक प्रोग्रामिंग का समझ लो कि महाकाव्य है। अगर जैसे बोला जाए कि कोई इंसान जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है तो क्या बोला जाएगा कि जो आयुर्वेद में सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांत को अगर हम चलें, माने, तो ऑब्वियसली हम क्या रहेंगे? फिट रहेंगे। तो उसी तरीके से डेवलपर्स के लिए गाइडलाइन, एक प्रोग्रामिंग स्टाइल दिया गया है कि जिस प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करके बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स को कम से कम टाइम में डेवलप किया जा सकता है। और उसी प्रोग्रामिंग गाइडलाइन को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल।
और ये उप्स जो है उसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, 4 मेन सिद्धांत है ना। और वो क्या है? पहला है इन कैप्सुलेशन, दूसरा क्या है? इनहेरिटेंस, फिर क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो ये 4 अलग अलग पिलर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओप्स जब हम लोग पढ़ चुके होंगे हालांकि वो इसी के अंदर आ जाएगा, यहीं पे हम लोग कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं, जैसे मंकी पैचिंग, बहुत फैंसी वर्ड है और बड़ा इंटरव्यू में लोग पूछते हैं इसको चाव से। मंकी पैचिंग, डक टाइपिंग, इन सारे एडवांस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग उसमें कवर करेंगे कि क्या होता है डक टाइपिंग, क्या होता है मंकी पैचिंग एंड ऑल। उसके बाद बात करी जाए तो नेक्स्ट हमें जो आना चाहिए, अच्छा एक बात बताओ कि आज के डेट में हम लोग क्या चाहते हैं? एक ऐसा सर्वेंट हो जो एक साथ बहुत सारा काम करते है ना, कैसा रहेगा? एक साथ बहुत तरह का हम लोग वैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं जो एक साथ बहुत सारा काम करके दे। अब जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, साथ में स्पेलिंग भी चेक कर ले, ग्रामेटिकल एरर्स को भी चेक कर ले, करेक्ट भी कर दे, सजेशन भी देता रहे। अगर हम एच लिखे तो सजेशन दे कि हमनेट लिखना चाह रहे हैं क्या, तो कन्वेंशनल चेकिंग भी कर ले। तो एक साथ अगर कोई गेम ही खेलते हो तो देखते हो कि दौड़ भी रहा है, जंप भी कर रहा है, गोलियों मार रहा है, तो एक साथ अगर मल्टीपल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यूँ समझ लो कि आज के डेट में कोई भी वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर बिना मल्टी थ्रेडिंग का नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी का एक्सपेक्टेशन है कि हमको क्या चाहिए, बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का इंसान भी चाहिए, डिवाइस भी चाहिए जो एक साथ कई तरह के काम को करके देते हैं। और ये मुमकिन है किसके थ्रू? मल्टी थ्रेडिंग के। तो हमारे पास जब ओवरऑल ये नॉलेज हो चुका होगा, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे GUI का। थोड़ा कॉन्सेप्ट किसका देखेंगे? हाँ, पूरा नहीं, पूरा देखेंगे तब तो फिर बहुत कहानी अलग हो जाएगी। GUI प्रोग्रामिंग का थोड़ा देखेंगे हम लोग। किसका? GUI प्रोग्रामिंग। और GUI प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, या अभी डेटाबेस नहीं बताया हूँ क्या? नहीं। तो हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी, कैसे हम लोग डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे CRUD ऑपरेशन, जो मेन यहाँ पे होता है वो क्या होता है? CRUD ऑपरेशन, कि हम डेटाबेस में पाइथन प्रोग्राम के डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ये सारा कुछ। CRUD का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ बकायदा। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। CRUD ऑपरेशन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होगा इसका। इसके बाद जब CRUD ऑपरेशन सीख लेंगे तो हम लोग सीखेंगे GUI प्रोग्रामिंग। और यहाँ कैसे हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग में क्या सीखते थे? नेटवर्क प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम लोग क्या सीखते हैं? नेटवर्क प्रोग्रामिंग। यहाँ हम लोग GUI प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और GUI प्रोग्रामिंग में क्या होगा अपना? GUI प्रोग्रामिंग में हम लोग
टिक इंटर का यूज़ सीखेंगे कि क्या होता है टिक इंटर, कैसे इसको यूज़ करते हैं। जैसे ये क्या है, नोटपैड भी तो एक GUI एप्लीकेशन है, मुझे पाइथन का यूज़ करके इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जब ये भी सीख चुके होंगे तब हम लोग क्या सीखेंगे, डिज़ांगो। क्या सीखेंगे, डिज़ांगो। ये डिज़ांगो क्या है, एक पाइथन वेब फ्रेमवर्क टू डेवलप अगर हमें कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना हो, लाइक कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो हमारा पाइथन का वेब डेवलपमेंट में यही जर्नी होने वाला है। अगर इतना किसी को आता है तो डेफिनेटली उसको मूव ऑन करना चाहिए किसके तरफ, HTML CSS और जावा। तो इसमें से आप लोग बताइए सेल्फ एनालिसिस करके कि पाइथन में आप लोग कहाँ तक जानते हैं, क्या कुछ जानते हैं। पूरा मैंने यहाँ लिख दिया है सारे पॉइंट्स को। अब आप खुद से सवाल करें और बताएं ताकि जो चीज़ आप नहीं जानते वो उस चीज़ को मैं रिपीट करके बढ़ूँ आगे। ये जो सिलेक्शन एरिया है वही आपको इतना सीखना है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हमने नमपाई पांडास ये सब नहीं लिखा, बिकॉज उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाइथन का इंस्टॉलेशन और वेरिफिकेशन का मतलब ही हुआ सेटअप करना, है ना। अब बताइए पहला पॉइंट सबका क्लियर है ना। हाँ, आपका कभी पाइथन किया है, सेटअप किया है ना। और अगर मान लिया जाए पाइथन मेरे पे सेटअप है कि नहीं मुझे वेरीफाई करना है, सपोज ये मेरा लैपटॉप है, आप इसको यूज़ नहीं किए हैं पहले, और आपको मैं बोलूँ कि आप चेक कीजिए कि इसमें पाइथन है कि नहीं है, तो कर लीजिए, और है तो आप प्रोजेक्ट कीजिए अपना। तो कैसे चेक कीजिए, हाँ कमांड प्रॉम्प्ट, करेक्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिए हम आपके लिए। अब क्या लिखेंगे आप, चलिए मैं हेल्प करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन और वर्जन, ऐसा ही कुछ लिखते हैं ना। रिकॉल हुआ, तो ये बता रहा है कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अब मेरे को ये देखना है कि पाइथन का कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है। अब देखिए पाइथन में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल है। डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है तो अलग मॉड्यूल चाहिए। तो अलग अलग मॉड्यूल में देखें कि पाइथन का कौन सा मॉड्यूल हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है, कैसे चेक करते हैं। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस पे हम लोग आ गए। क्या पुल के कैसे चेक करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, वो नहीं बताना है आपको कि क्या लिखें ताकि चेक हो। तो इसके लिए कमांड होता है पिप। पाइथन के पास एक पैकेज मैनेजर होता है जिसको बोला जाता है PIP। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पिप स्पेस FREEZ, पिप स्पेस फ्रिज। पिप फ्रिज कमांड को लिख करके हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे पाइथन का कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है। तो ये बता दिया कि पाइथन का कौन कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल है। क्या दिक्कत, तो पाइथन में हर मॉड्यूल का अलग अलग अपना यूज़ होता है। अब इसमें से बाय द वे मुझे एक नमपाई मॉड्यूल इसमें दिख रहा है, क्या अभी दिख रहा है, नमपाई दिख रहा है, पांडास दिख रहा है क्या, अच्छा पांडास भी दिख रहा है, MySQL कनेक्टर भी दिख रहा है,
हाँ वो भी दिख रहा है। अब मान लीजिए कि इसमें से हम इसको हटाना चाह रहे हैं, किसको हटाना चाह रहे हैं, पिलो को हटाना चाह रहे हैं, तो हटा सकते हैं कि नहीं? क्या लिखना पड़ेगा? pip uninstall पिलो। तो पूछ रहा है कि सही में हटाना है, बोलेंगे हाँ सही में हटा दो। अब लिस्ट में देखिएगा पिलो अब बचा है क्या? इस पूरे लिस्ट में कहीं पिलो रहा? अब नहीं, अनइंस्टॉल हो गया। अब अगर मुझे इंस्टॉल करना हो वापस से तो क्या लिखना पड़ता है? pip install pip install पिलो। ये पिलो को क्या किया? इंस्टॉल कर दिया। चलिए, तो ये हमें अब कह सकते हैं कि हमारा पहला वाला पॉइंट क्या है? अभी तक पूरा क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा? वेरिएबल का। अब वेरिएबल के लिए अगर हमें कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो कहाँ लिखते हैं? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आपको पाइथन का एक प्रोग्राम लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? वेयर टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम। क्या आंसर करेंगे इसका? पाइथन प्रोग्राम कहाँ लिख सकते हैं? पहला तो चॉइस हमारे पास है क्या? पहला चॉइस है IDE। क्या है? IDE। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है? Integrated Development Environment is a software that allow us to write, compile, debug and run a program of any लैंग्वेज। तो IDE क्या होता है? तो IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें अलाउ करता है किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने, कंपाइल करने, डिबग करने और रन करने के लिए। जैसे आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो जावा में या जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए आप यूज़ कर रहे होंगे एक्लिप्स को, यूज़ किया होगा नेटबिन्स को, उसी तरीके से सी के लिए यूज़ किया होगा टर्बो सी को, कोड ब्लॉक को, डेवलपर C++ को। लेकिन आज के समय में एक ऐसा IDE है जिसका यूज़ हर कोई करता है या मैक्सिमम लोग करते हैं, जिसका नाम है VS कोड। सुना होगा। अब IDLE एक होता है, ये क्या है? IDLE है डिफ़ॉल्ट, क्या बोलेंगे? डिफ़ॉल्ट IDE ऑफ पाइथन। मतलब जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक IDE इंस्टॉल हो जाता है और उसी IDE का नाम क्या है? IDLE। क्या अच्छे से समझ में आ रहा है ये बात? और इतने बच्चे की तरह मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपका यहाँ अटेंशन रहा तो अगली बार किसी को एकदम अच्छे से समझा सकते हो आप। तो कहाँ हम पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं? किसी IDE में। IDE क्या होता है? तो IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसे कंपाइल कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। अब IDE का पहला उदाहरण क्या है? IDLE, जो कि डिफ़ॉल्ट IDE होता है किसका? पाइथन का। मतलब अगर हम अपने कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो IDLE अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और उस IDLE नाम के IDE में हम पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब अगर दूसरा पॉपुलर जो हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू आउट द वेब डेवलपमेंट पीरियड, वो कौन सा रहने वाला है? VS कोड। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्या है? मोस्ट पॉपुलर IDE that can be used for all kind of, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? VS कोड को।
और यही मोस्ट ऑफ टाइम में हम यूज़ करेंगे अगर हम बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे। तो अब 2-4-10 लाइन का कोड लिख रहे हैं, उसके लिए VS कोड में जाना उचित नहीं है। अब पता चला किसी को एक कुरकुरे खरीदना है, चल जाओ मॉल में, और जा सकते हो, बट उसके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है अभी, और उतना हैवी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, सेव करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कल इसके आगे की जर्नी, अब पहले वाला भी जो वीडियो है उसको देखिए आप लोग, कल इसके आगे से हम लोग करते हैं, वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। ऐसे पाइथन में कुछ कोड लिखा है आपने पहले से? कुछ भी नहीं, तो थोड़ा सा देख लें। देखो अब अभी तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अपना पाइथन का प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे, IDE में। IDE में डिफ़ॉल्ट IDE क्या होगा, IDE डिफ़ॉल्ट IDE या VS कोड। तो चलो मैं अभी IDE में देखता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से IDE को सर्च कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमारे मशीन पे यस IDE होगा ही, जब पाइथन है तो इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें तो आपको कुछ बताने लायक है नहीं। अब चलो, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका IDE। अब यहाँ जो आप लिख रहे हैं ये पाइथन शेल हुआ, जहाँ की आप कोई एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पे हाई पाइथन, तो ये भी मुझे बोलेगा हाई पाइथन, अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे 4 × 9, तो ये 4 और 9 का मल्टीप्लाई करके दे देगा। मतलब सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। अब मान लीजिए कि 2 का पावर 8 चाहिए मेरे को, तो 2 देंगे तो ये देगा। अगर 2*8 देंगे तो क्या है, मल्टीप्लाई करेगा ये। अगर मान लिया जाए मैं लिखता हूँ 12/5, तो क्या आएगा, तो यहाँ डेसिमल डिवीजन करके देगा। अगर वही हम लिखते 2/5, तो ये इंटीजर डिवीजन करता है और मुझे यहाँ रिजल्ट 2 देता, न कि 2.4 देता। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि क्या क्वोशेंट बचेगा, अगर मैं 13 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो ये बताएगा 3 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलो डिवीजन। तो ये क्या है, ये ऑपरेटर ही तो है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ लिखा है होगा ना कहीं पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर ही तो है सारा। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे वेरिएबल का, तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे राम, या मैंने लिखा नेम, चलो स्मॉल में लिख इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया हबनेट। अब ये नेम क्या हुआ, एक वेरिएबल है। नेम क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या हुआ, उस वेरिएबल का वैल्यू हुआ। अब इसका डेटा टाइप क्या है, अगर मुझे ये चेक करना है तो हम क्या लिखेंगे, अगर इसका डेटा टाइप चेक करना है तो क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ। टाइप क्या है, फंक्शन है। टाइप क्या है, एक फंक्शन है जो क्या बताता है, किसी वेरिएबल का टाइप बताता है, डेटा टाइप बताता है। तो यहाँ अगर हम नेम लिखेंगे तो क्या बताएगा, टाइप स्ट्रिंग बताएगा। अब अगर मान लो मैंने लिखा एज, और एज लिखा 22, अब अगर मैं टाइप देखूंगा तो क्या बताएगा इसका, इंटीजर। क्या बताएगा, इंटीजर। अब अगर मैंने किसी का हाइट रखा, और हाइट रखा हमने 5.9, तो इसका टाइप क्या बताएगा, इसका टाइप फ्लोट बताएगा। तो नेम एक वेरिएबल हुआ, एज एक वेरिएबल हुआ, हाइट एक वेरिएबल हुआ, और स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, ये क्या हुआ, उसका डेटा टाइप हुआ। ये क्या हुआ, उसका डेटा टाइप हुआ। और अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखने हैं, जैसे कि प्रोग्राम आपने जावा या सी में लिखा होगा, तो इसके लिए मुझे न्यू फाइल पे जाना पड़ेगा। मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा, अभी थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है दूसरे वर्कशॉप के लिए भी। तो हम लोग कल यहाँ से शुरू करेंगे डेटा टाइप। तो अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहती हैं तो न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ एक प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि एक नंबर इनपुट ले और उसी नंबर का स्क्वायर बता दे। हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। या दो नंबर इनपुट ले और एक नंबर का पावर बता दे, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर इनपुट लेना है तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब पाइथन में जैसे कि आप सी के बैकग्राउंड से हो तो इनपुट लेने के लिए स्कैनफ आपने पढ़ा होगा, नहीं? तो यहाँ इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इनपुट। और यहाँ कोई मैसेज लिखेंगे ताकि यूज़र को दिखाई दे कि हमें क्या इनपुट करना है।
तो क्या बोलेंगे, एंटर अ नंबर, यूज़र से नंबर इनपुट ले लेंगे, अच्छी बात है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में, तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद मुझे स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर, SON, क्या होगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लाइन इनपुट के लिए है और ये लाइन किसके लिए हो गया, प्रोसेस के लिए, और ये लाइन जो लिख रहे हैं किसके लिए होगा, आउटपुट के लिए। अब प्रिंट करने के लिए, यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए इनपुट है, और यूज़र को वैल्यू स्क्रीन पे दिखाने के लिए क्या है, प्रिंट है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ, और यहाँ पे हम नंबर दिखाना चाह रहे हैं, तो नंबर को कभी भी डबल कोट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि नम क्या है, वेरिएबल है। और नम के बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इज और SON। अब देखो, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर। तो प्रिंट वाले में हमने कितना पैरामीटर, कितना आर्गुमेंट डाला, 1 2 3 4, लेकिन दो तरह का आर्गुमेंट है, एक स्ट्रिंग है और एक कीवर्ड है। तो स्ट्रिंग को हमेशा किस में रखोगे, डबल कोट में, और कीवर्ड को डबल कोट से बाहर रखोगे। और मल्टीपल आर्गुमेंट जब पास करोगे एक फंक्शन में, तो उसको सेपरेट करने के लिए मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमा का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे जावा, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे अगर हमको बाइफरकेट करना पड़ता तो जावा या जावास्क्रिप्ट में प्लस यूज़ करते हैं। बट उतना अभी मान के चलो कि हम लोग विद्वान नहीं है कि सारे लैंग्वेज को जानते हैं। अभी मान के चल रहे हैं हमारा पहला ही लैंग्वेज पाइथन है, तो हम लोग इसी के हिसाब से चलेंगे, इसमें ऐसे लिखते हैं। अब कैसे हिंदी में हम लोग, हिंदी लिपि में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं तो कहाँ से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब अगर इसी को रन करना होगा तो क्या करेंगे, रन। अब इसका नाम हमने रखा है SON, स्क्वायर ऑफ नंबर। अब देखो रन किया तो क्या मेरे से पूछा, एंटर अ नंबर, और मैं नंबर डालता हूँ, मान लो 22, क्या बताया जाइए, स्क्वायर ऑफ 22 इज़ 484। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो सेशन